नमस्कार दोस्तों, माधव पहल एकेडमी में दीपक सर आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लेक्चर 4 तक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। हमने देखा था कि प्राचीन भारत को या भारत के इतिहास को समझने के लिए क्या क्या तरीका अपने पास है। ठीक है, हमने पाया कि 4 तरीका हमारे पास था, जो कि मैं नोट्स में आपके नोट करा दिया हूँ, वीडियो में आपके बता दिया हूँ। ठीक है, तो 4 तरीका में जो मैंने बताया था, पहला धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक विवरण जो इतिहास में कहीं न कहीं लिखा हो या किसी ने लिखा हो जिससे भारत के इतिहास का पता चल रहा है, तीसरा विदेशियों का जो यात्रा वृत्तांत है वो, और चौथा था पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक, कल हमने ऐतिहासिक विवरण को देखा था, क्या क्या उसमें चीज़ें हैं हमने पढ़ा था। थोड़ा सा बौद्ध धर्म के बारे में, मतलब बौद्ध ग्रंथ के बारे में देखा था, थोड़ा पुराण के बारे में देखा था, थोड़ा सा और कुछ कुछ बचा हुआ था। तो उसमें से कुछ कंटेंट है, थोड़ा सा मैं चाहता हूँ उसको आप ऐड कर लो इस लेक्चर 5 में। लेक्चर 4 तक आप देख लेना। देखिए यार, मेरे पास ड्यूटी के पास जो भी समय मिलता है उसी में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, जो भी टाइम मिलता है उसमें। तो कुछ चीज़ें मैनेज करना, जैसे कि अगर ब्राइटनेस अगर कम लगे तो थोड़ा सा आप लोग ब्राइटनेस बढ़ा लेना अपने मोबाइल का। अगर शेडो वेडो आए तो बना लेना, क्योंकि मैं एकदम सस्ता सेटअप से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये मार्केट से सस्ता 200-300 वाला माइक है, 150 रुपये का ट्राईपॉड है, सिंपल जो मेरे पास मोबाइल है मैं उसी से पढ़ा रहा हूँ। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं किया है। ये वाइट बोर्ड मेरे पास पहले से था, उसी से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं यहीं पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों को शैडो दिखे या अंधेरा दिखे तो आप लोग थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा करके कर लेना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि जिनके पास कम संसाधन होते हैं वो भी सपने देखने का अधिकारी होता है, वो भी सपने देख सकते हैं और सीख सकते हैं। ठीक, तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ बताना चाहता हूँ, उसको आप नोट कर लें। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कल बताया था कि पुराण जो है, ठीक है, उसकी संख्या हमारे पास कितना है, 18 है। 18 पुराण हैं। तो मैं एक चीज़ और आपको उसमें बताना चाहता हूँ, पीएससी ने पूछा था और व्यापम में भी पूछा है कि कितने पुराणों में जो राजा थे हमारे भारत के, उसके वंशावली का या उसके वंश वृक्ष का चर्चा है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी ऐतिहासिक विवरण में इसको जोड़ लेना। ठीक है, हमारे पास वर्तमान में मान लो मतलब जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से 18 पुराण हैं, है ना। 18 पुराण में 5 ऐसे पुराण हैं जिसमें पुराने समय के भारत के जो राजा थे, जो यहाँ पे राज्य किए, उनकी वंशावली का चर्चा है, उनकी वंशावली का चर्चा है, या वंश वृक्ष का, या पिता के बाद पुत्र आया, पुत्र के बाद पुत्र आया, तो वंश वृक्ष का उनका चर्चा है। अब दिमाग में रखना पड़ेगा कौन कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। कैसे याद करोगे, मत्स्य वायु विष्णु, ठीक है, ब्राह्मण भागवत, मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण भागवत, ये आपको 2-3 बार बोलना है, फिर याद हो जाएगा। और इसमें ज़्यादा घुसना भी नहीं है कि पुराणों की संख्या हमारे पास 18 है, लेकिन 5 ऐसे पुराण हैं जिसे वंशावली दी गई है, मत्स्य वायु विष्णु ब्राह्मण और भागवत। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। तो एक आप मत्स्य पुराण, है ना, मत्स्य पुराण, फिर दूसरा वायु पुराण, तीसरा विष्णु पुराण, मत्स्य वायु विष्णु और भागवत और ब्राह्मण पुराण। ठीक है, ब्राह्मण, और 5वां जो है भागवत। ये 5 पुराण हैं जिसमें पुराने भारत के राजाओं के वंशावली का चर्चा किया गया है। और जब हम और ऐतिहासिक विवरण के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो और हमको पता चलता है कि वह विवरण जो इतिहास से संबंधित हो, जो हमारे पूर्व के घटित घटनाओं को क्या करे, दर्शाए, वही तो इतिहास कहलाएगा ना। तो एक चीज़ देखने को मिलता है जब हम पुराने, कहना चाहिए कि पुराणों को या बहुत सारे संहिताओं को या इन सब धर्म ग्रंथों को अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं हमारी स्थिति को। तो उस समय क्या हुआ था, एक संहिता था, ठीक, मैत्रेयनी। बस फैक्ट के लिए आप याद कर लो ताकि मेंस में आप बुलेटिन पॉइंट बना सको।
और प्री में व्यापम में आए तो आप सॉल्व कर सको। तो मैत्रेयनी जो संहिता है उसमें प्राचीन समय पे भारत में एक बुराई थी, उस बुराई का यहाँ पे चर्चा हुआ है। इसमें क्या था, जो मैत्रेयनी संहिता था उसमें जो हमारी जो समाज में जो बेटियां हैं या जो स्त्रियां हैं या जो नारी हैं, तो स्त्रियों की सबसे बुरी स्थिति को भी बताया है और ये भी बताया है कि जो स्त्रियां थीं, ठीक है, उसकी सर्वाधिक गिरी स्थिति के साथ में उसको तीसरे स्थान पे रखा गया है। पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा जो दोस्त था वो स्त्री था, ठीक है, उस समय के वैचारिक इसमें। तो मैत्रेयनी संहिता एक ऐसा संहिता है जिसमें स्त्रियों की सबसे ज़्यादा गिरी हुई स्थिति का चर्चा यहाँ पे हुआ है। और इस स्त्री को समाज में चलने वाले 3 प्रमुख जो बुराई था, उस बुराई में स्त्री को 3 स्थान पर रखा गया है। पहला क्या था, सबसे ज़्यादा क्या चलता था, लोगों के पास में धन होता था तो वो जुआ खेलते थे उस समय। जैसे आप महाभारत वगैरह देखोगे तो देखे थे ना, कैसे इन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर ने जुआ खेला, है ना, पांडव लोग, रीज़न जो भी होगा, जिससे भी वो हारे, जैसा भी हारे, जुआ। दूसरे में क्या था, मद्यपान, है ना, या शराब या मद्य। और तीसरा जो दोष था वो था नारी। आपको याद रखना है कि मैत्रेयनी जो संहिता है उसमें स्त्रियों की सबसे बुरी स्थिति या दयनीय स्थिति जो है वो यहाँ पे चर्चा हुआ है। ये सब चीज़ों से हमारे भारत के पहले प्राचीन भारत के इतिहास हमको पता चल रहा हुआ है। लेकिन एक बात आपको और मैं बताना चाहता हूँ कि स्त्री को एक जगह सम्मान भी अच्छे से सम्मान दिया गया है। कहाँ पे, तो शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ जो ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कह के संबोधित किया जाता था उस समय। क्या कह के, अर्धांगिनी कह के संबोधित किया जाता था। ये बात भी है, ऐसा नहीं कि स्त्री जो है तीसरे स्थान में, मतलब 3 मतलब बुराई में आता था, जुआ या मद्य, उसके बाद नारी, लेकिन सम्मान भी अच्छे शब्दों का प्रयोग हुआ है, अर्धांगिनी शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, उस समय क्या होता था, जैसे विभिन्न प्रकार के स्मृति वगैरह का, स्मृति का, संहिता का, धर्म ग्रंथों का रचना हो रहा था, है ना। तो उस समय ये बोला जाता है कि स्मृति में जो सबसे पुराना स्मृति था, सबसे पुराना स्मृति और सबसे प्रामाणिक स्मृति, ये बात आता है फैक्ट के रूप में, आप इसको याद रखना, सबसे पुराना स्मृति, ठीक, और सबसे प्रामाणिक स्मृति। सबसे पुराना स्मृति और सबसे प्रामाणिक जो स्मृति है कौन है, कौन सा है, तो आपको याद रखना है मनुस्मृति। ऐसा मान्यता है जो मनुस्मृति है सबसे पुराना है, सबसे प्रामाणिक है। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रामाणिक इसको इसलिए माना जाता है, जो मनुस्मृति है उसमें जो हमारे पुराने शासक थे शुंग काल, जब आप शुंग वंश जो था उसके बारे में चर्चा है। मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या चीज़ है वो, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा आगे शुंग क्या था, कैसा था। तो जो मनुस्मृति है ना, मनुस्मृति में किसके बारे में चर्चा है, शुंग वंश के बारे में या शुंग काल के बारे में, इस पीरियड का चर्चा है, ठीक है। मनुस्मृति में शुंग वंश के बारे में पूछेगा किस स्मृति में शुंग वंश का चर्चा है, तो आप बना सकते हो, या इसकी चर्चा किस स्मृति में है बोलेगा तो आप बना सकते हो। शुंग काल का चर्चा किस में है, मनुस्मृति में है। उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, कहीं से तो मिलता होगा ना, कहीं से तो पता चला होगा ना शुंग काल के बारे में चर्चा है, कहीं से तो हमको जानकारी हुआ होगा। सबसे मानक हम इसको मानते हैं, प्रमाणित मानते हैं, या सबसे पुराना जो मानते हैं, इसके बारे में कैसे पता चला। हुआ क्या था, शुंग वंश जो था, शुंग वंश उसका एक पुरोहित था। पुरोहित मतलब पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण, उसके घर में जो पूजा पाठ करता था, तो उसका जो पुरोहित था वो कौन था, सुने होंगे आप, हैं, पतंजलि।
पतंजलि पुरोहित था। पतंजलि ने क्या लिखा था? यस एग्जैक्टली, पतंजलि का महाभाष्य पढ़े हो ना। तो महाभाष्य इन्होंने लिखा और महाभाष्य में क्या किया, पूरे शुंग वंश के बारे में चर्चा किया। अब हमको ये पता चलता है कि इन्होंने महाभाष्य में चर्चा किया, शुंग वंश का जानकारी दिया और मनुस्मृति के बारे में लिखा, सबसे पुराना और प्रमाणित है। और मनुस्मृति के में भी लिखा है कि पुरोहित जो थे शुंग वंश के पतंजलि थे, उन्होंने महाभाष्य की रचना किया, ये इसमें वर्णित है। और इसके बारे में भी ये वर्णित है कि यह सबसे पुराना है। तो महाभाष्य में भी लिखा है कि सबसे अगर कोई पुराना है स्मृति तो कौन सा है, तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति है। तो बस इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पुराना कौन है, सबसे प्रामाणिक कौन है, और मनुस्मृति में कौन से वंश के बारे में जानकारी है। शुंग वंश का पुरोहित कौन था? पतंजलि था। कौन था? पतंजलि था पुरोहित। और किस वंश का था? शुंग वंश का पुरोहित था, पूजा पाठ करता था। और उसने क्या लिखा? पतंजलि का महाभाष्य लिखा। उसी तरह से हम पुराना जब इतिहास में देखें तो बौद्ध धर्म का जो जातक है ना, जातक में भी बुद्ध भगवान के बारे में चर्चा है। ठीक है, जातक में भगवान बुद्ध का चर्चा है। किसका चर्चा है? चर्चा है। और एक ज़बरदस्त जो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट बनता है जातक से, वो ये है कि जातक में भगवान बुद्ध का क्या पता चलता है? पुनर्जन्म की कहानी है। पुनर्जन्म की कहानी हमको पता चलता है। जातक जो है कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें क्या पता चलता है? भगवान बुद्ध का चर्चा। और भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी किसमें पता चलता है? तो जातक में पता चलता है भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी। ठीक है। और वैसे भी एक उपनिषद है जाबालोपनिषद, मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो जो जाबालोपनिषद है, जाबालोपनिषद में भी उस समय क्या होता था, 4 आश्रमों का इसमें चर्चा है। ठीक है, जाबालोपनिषद में भी 4 आश्रमों का चर्चा है। ये सब प्राचीन भारत की मतलब जानकारी बस देने वाली चीज़ें हैं। 4 आश्रमों का जातक इसमें जाबालोपनिषद में, ये जो उपनिषद था जाबालोपनिषद, तो उसमें 4 आश्रमों का है। मैं बताऊंगा वानप्रस्थ गृहस्थ वगैरह ये सब चीज़ें, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, वो सब में हम लोग एक अच्छा चर्चा करेंगे। खाली अभी आप लोगों को प्राचीन भारत के ओवरव्यू को मैं समझा रहा हूँ, इससे हमारे इतिहास के बारे में पता चलता है कि हमारे समय पे ऐसा होता था, ऐसा होता था। नारी की स्थिति ये थी, शतपथ ब्राह्मण अर्धांगिनी कहा गया, जुआ शराब, फिर तीसरा दोष, फिर स्त्रियों की सबसे ज़्यादा गिरी हुई स्थिति है तो मैत्रायणी संहिता है वो, फिर वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण, 5 ऐसे पुराण थे जिसमें राजाओं की वंशावली का चर्चा है। शुंग काल के बारे में अपन देखना। और वैसे ही एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जब बात हमने तो बौद्ध के बारे में कल देखा, बौद्ध के धर्म की जानकारी के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को फोकस कराना चाहता हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इस चीज़ को बताना चाहता हूँ। जैसे अपन बौद्ध धर्म के बारे में जब अपन देखते हैं, उसके इतिहास को थोड़ा सा, ये जैन धर्म के थोड़ा सा इतिहास को जब देखते हैं हम लोग, है ना, ज़्यादा नहीं, मैं तो बौद्ध और जैन धर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अलग से आप लोगों को मेरे को कराना पड़ेगा। तो जब हम लोग जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बहुत देखते हैं कि जैन धर्म जो था, है ना, इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिली, कैसे हम जाने कि जैन धर्म मतलब भारत में था, अस्तित्व में था, कैसे हमको पता चला, क्या ऐसा हमारे पास में साक्ष्य था, है ना। एक्चुअली क्या था, जैन जो धर्म है, जैन धर्म का एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र जो है, इस ग्रंथ का नाम है जैन धर्म के कल्पसूत्र से क्या हुआ कि प्राचीन जो जैन धर्म था, प्राचीन जो इतिहास था या जो उद्भव था जैन धर्म का, उसके बारे में प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। ये कौन? तो जैन धर्म का जो कल्पसूत्र है वो जैनों के प्राचीन जो इतिहास था, प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। कौन दर्शाता है?
कल्पसूत्र। अब हमको ये पता चल गया कि जैन धर्म जो था उसका जो ग्रंथ है कल्पसूत्र वो जैन धर्म के प्राचीन इतिहास को दर्शाता है। अच्छा, दूसरी बात, जब आप जैन धर्म के ग्रंथों के बारे में पढ़ें तो ग्रंथ जो हैं उनको, जैन धर्म के ग्रंथों को उस समय क्या कहला जाता था? जातक कहते थे। एक मिनट, आगम कहा जाता था। जैन धर्म के, ये तो जातक बौद्ध धर्म का है, तो जैन धर्म का जो ग्रंथ था वो आगम कहलाता था। क्या कहलाता था? जैन धर्म के ग्रंथों को आगम कहते थे। और जब बात बौद्ध धर्म की आती है, कंफ्यूज मत होना, बौद्ध धर्म जातक, ठीक, जैन जो धर्म है वो आगम है ना। बात स्वाभाविक क्लियर कर लेना कि जैन धर्म जो है उसके ग्रंथ को आगम कहते हैं, बौद्ध धर्म के ग्रंथ को जातक कहते हैं। ठीक, दूसरा, जैन धर्म का एक ग्रंथ है कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में ही जैनों के प्राचीन इतिहास का चर्चा हुआ है। मतलब ये पता चलता है कि भारत में जो इतिहास रहे हैं उसमें जैन धर्म जो है कहीं ना कहीं उस समय अस्तित्व में था, अचानक से बीच में पैदा नहीं हुआ है, प्रारंभ से ही था। मैं जैन धर्म जाऊंगा, बौद्ध धर्म जाऊंगा, पूरा उसके इतिहास आपको बताऊंगा, कैसे उद्भव हुआ, क्या क्या उसकी संस्थाएं थी, क्या क्या नियम कायदा था। जाबालोपनिषद में 4 आश्रम थे, कौन कौन से आश्रम थे, उसमें क्या क्या होता था, क्या क्या पिता का दायित्व होता था, मैं आपको जानकारी दूंगा। ये तो अपन जैन धर्म के ओवरव्यू के बारे में अपन देख लिए। आगे और इसमें देखते हैं, इसी में महावीर जो थे भगवान महावीर, जैन धर्म में जो भगवान महावीर थे उनके जीवन का चर्चा किसमें है ना। अपन तो देख लिए प्राचीन इतिहास का, तो भगवान महावीर, जैसे हमने भगवान गौतम बुद्ध का देखा ना, गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म का चर्चा अपन जातक में पढ़े, उसी तरह भगवान जो महावीर थे, ठीक, भगवान महावीर के जीवन के कृत्यों का वर्णन किसमें है? तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये भगवती सूत्र है। भगवती सूत्र है, भगवान महावीर के जीवन के कृत्यों का वर्णन करता है। किसका? तो जीवन के कृत्यों का, वो क्या किए, कहाँ गए, कहाँ संग बनाए, कहाँ संगति हुआ, ये सारी चीज़ों के बारे में चर्चा हमको किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में जैन धर्म के भगवान महावीर के जीवन कृत्यों का चर्चा आपको देखने को मिलता है। धीरे धीरे इतिहास में परिवर्तन होते गया, नए नए शासक आते गए, नए नए धर्मों का संरक्षण होते गया। और इस दौरान आता है, आपको पता होगा, भारत में सबसे बड़ा जो प्रख्यात पंडित जो है या बुद्धिमान जो व्यक्ति था इस भारत में या हमारे भारतवर्ष में, कुरु वंश में, या जितनी भी चीज़ें हमारे आते थे पूरे भारतवर्ष में, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति अगर कोई था तो उस समय था कौन? चाणक्य। कौन था? चाणक्य। चाणक्य जो थे, है ना, चाणक्य, आचार्य चाणक्य बहुत ज़्यादा फेमस व्यक्ति थे, है ना। पूरे चंद्रगुप्त मौर्य को फुटपाथ से, रोड से उठा करके वो सम्राट बनाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाए थे। अच्छा, दूसरी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, चाणक्य जो था उसका और भी नाम था। आप लोग कई स्टूडेंट जानते होंगे, कई लोग नहीं जानते होंगे। तो क्या नाम था भैया चाणक्य का? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। चाणक्य का क्या नाम था? एक नाम था कौटिल्य और एक नाम था विष्णुगुप्त। अब इसको कैसे याद करोगे? चाणक्य जो था, है ना, चाणक्य वी को लगाता था, वी और को, ठीक, चाणक्य क्या लगाता था भैया? तो वी को क्रीम लगाता था, समझ लेना, ऐसी ट्रिक बना लेना। चाणक्य वी को लगाता था, वी फॉर विष्णुगुप्त, को फॉर कौटिल्य। चाणक्य क्या लगाता था? तो वी को लगाता था। अब एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ भाई, इनका जो फेमस किताब था, क्या था? अर्थशास्त्र। इनका जो प्रसिद्ध रचना था, फेमस किताब था, अर्थशास्त्र था, जो राजनीति से संबंधित था। किसने संबंधित था? राजनीति से संबंधित था। और ये मौर्य वंश के बारे में पूरा प्रकाश डालता है। एक बात और जानना पड़ेगा, जब उस समय
मौर्य वंश का राजनीति चालू हो रहा था, पूरा लेखन चल रहा था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र चल रहा था। तो उसके अर्थशास्त्र को जो हमारे शोधार्थियों ने समझा, जो हमारे भारत के लोगों ने समझा, तो कैसे समझा? तो इस अर्थशास्त्र का सबसे पहले क्या हुआ, इसका अनुवाद हुआ, और अनुवादकर्ता जो थे वो थे श्याम शास्त्री जी। कौन थे? अर्थशास्त्र का अनुवाद करता था श्याम शास्त्री। अर्थशास्त्र का अनुवाद किया, फिर पूरे इतिहास को देखा, पढ़ा, समझा, और हमको पता चला कि मौर्य काल की जानकारी हमको कहाँ से मिली? अर्थशास्त्र से मिली। ठीक। लेकिन मौर्य काल की दो जानकारी हमको मिली। एक तो पहली जानकारी मौर्य काल की हमको अर्थशास्त्र से पता चली, और कहाँ से पता चली? और एक फेमस क्या ऐसा चीज़ था, और फेमस क्या हो सकता है जिससे मौर्य काल के बारे में पता चले? हाँ, मौर्य काल के इतिहास का पता चले। क्या था? एक था अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा था, और जो दूसरा था वो महर्षि पाणिनि का अष्टाध्याय जो था, पाणिनि महर्षि का अष्टाध्याय था। उससे हमको मौर्य काल के, किसके? तो मौर्यकालीन इतिहास का पता चला। मौर्यकालीन इतिहास का क्या पता चला? कि उस समय ऐसी व्यवस्था थी, राजा के पीछे ये था, इतनी सेना थी, इतनी घोड़ा थे, इतना जंगल था, इतना रेवेन्यू था। ये मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी कहाँ से पता चल रहा है? एक तो अर्थशास्त्र से, दूसरा पाणिनि के अष्टाध्यायी से। अब पाणिनि के अष्टाध्यायी की विशेषता क्या है? मौर्यकालीन इतिहास तो है, मौर्यकालीन इतिहास तो है, लेकिन और क्या विशेषता है पाणिनि का? तो आपको ध्यान रखना है कि पाणिनि की एक प्रमुख विशेषता यह रहा कि पाणिनि का जो अष्टाध्याय था वो भारतवर्ष का प्रथम संस्कृत में व्याकरण था। पाणिनि का जो अष्टाध्याय था क्या था? तो वो प्रथम संस्कृत में व्याकरण था। एकदम फ्लो चार्ट में आपको दिमाग में रखना है, क्या चीज़ क्या था, क्या चीज़ क्या था, क्या चीज़ क्या था, ताकि मेंस में भी आप फ्लो चार्ट बना सको, बुलेटिंग पॉइंट भी वहाँ पे आप डाल सको, पॉइंट टू पॉइंट आप लिख सको, प्री में आए तो भगाभग सॉल्व कर सको, मेंस में आए तो एकदम लिख सको। बस ये करना कि इसको रिविज़न करना है आपको, कम से कम 3 बार देखना है। एक बार अभी देखो, एक बार सोने के समय देखो, एक बार 1 सप्ताह बाद देखो। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए मिनिमम आपको 3 बार उसको पढ़ना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, तब जा करके आप उसको समझ सकते हो। अच्छा, एक बात और है, पुराना जब इतिहास के बारे में बात आ ही गई है कि इतिहास की जानकारी हम ले रहे हैं, तो हमको और क्या करना पड़ेगा? एक ऐसा ग्रंथ था जिसमें इतिहास का सिस्टमेटिक वर्णन है, कैसे कैसे कौन सा घटना घटा, कैसे कैसे कौन सा इवेंट हुआ, कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे कैसे वार हुआ। लेकिन वो जो ग्रंथ है वो केवल कश्मीर के लिए है, ना कि पूरे भारत के लिए। ठीक है। तो ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए एक जो हमारे पास में जो सर्वप्रथम प्रयास हुआ था वो क्या था? कल्हड़ की राजतरंगिणी। क्या था? कल्हड़ की राजतरंगिणी। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि प्रथम ऐसा ग्रंथ जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन, मतलब सिस्टमेटिक बाय पीरियड टू पीरियड, एकदम 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010। तो ऐतिहासिक घटनाओं का जो ऐतिहासिक हमारे पास में घटनाएं हुए भारतवर्ष में, उसका क्रमबद्ध अध्ययन की जब बात आती है, क्रमबद्ध अध्ययन का, तो क्या था? अभी बताया हूं मैं, कल्हड़ की राजतरंगिणी। लेकिन यह बात भी याद रखना पड़ेगा, क्रमबद्ध अध्ययन के लिए ये क्या था? तो सर्वप्रथम प्रयास था, सर्वप्रथम प्रयास था भारत में कि किसी जगह का जो भी राजनीति हुआ है, जो भी इतिहास रहा है, उसका टोटल जो जानकारी हमको क्रमबद्ध तरीके से एक सिंक्रोनस ऑर्डर में, सिस्टम टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड हमको जानकारी होता है। किसमें? कल्हड़ की राजतरंगिणी में। किसमें पता चलता है ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में, कल्हड़ की राजतरंगिणी में हमको ये पता चलता है। अच्छा, दूसरी बात, ये किससे संबंधित है? तो राजतरंगिणी जो है
ये कश्मीर के राजवंशों या कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जो कि भारतवर्ष का ऐसा पहला ग्रंथ था जिसे भारत में घटित घटनाओं का क्रमबद्धवार अध्ययन हुआ था। इसके लेखक कौन थे? तो लेखक आपको बताया मैं, कल्हड़ थे, जिन्होंने राज तड़ंगी लिखा, और ये उस समय पहला प्रयास था। ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, किसने लिखने का प्रयास किया? कल्हड़ ने। कौन से नाम से? तो राज तड़ंगी से। किसके लिए? तो कश्मीर के लिए। अच्छा, और जब हम थोड़ा सा जाते हैं, अब मुस्लिम आक्रमण वगैरह चालू होगा, फिर अरब लोगों का आक्रमण चालू होगा, वो सब में अपन जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे। हम देखो भाई, हड़बड़ी मत करना। ये नहीं कि सर पूरे भारत के इतिहास को 1 महीना में ख़त्म कर दो। लोग कहते हैं कि 1 महीने में इंडियन हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगा, समय लगता है। ऐसा नहीं है। प्राचीन है, मध्य है, आधुनिक है। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना पड़ेगा, राजनीतिक युग पढ़ना पड़ेगा, सामाजिक युग, धार्मिक युग, सांस्कृतिक युग पढ़ना पड़ेगा। भारत का इतिहास छोटा मोटा नहीं है। भारत का इतिहास एक अपने आप में भारत है, कोई एक खंड ही अपने आप में भारत है। आप केवल प्राचीन भारत में घुस जाइए, इतने बड़े बड़े बुक आते हैं। लेकिन मैं जो फैक्चुअल चीज़ें बता रहा हूँ, जो स्टडी करके पूरा एनसीईआरटी से मैं जो निचोड़ निकाला हूँ, किसके लिए? आप लोगों के लिए। लेकिन यार आप लोग मेरे को मोटिवेट करो, आप लोग मेरा सपोर्ट करो, ताकि हर एक बच्चा इसको पढ़े, हर एक बच्चा इसको देखे। अगर आपको लग रहा है कि मेरे टीचिंग में दम है, अगर आपको लग रहा है कि मैं सही तरीके से आपको गाइड कर पा रहा हूँ, तो सपोर्ट करो, वरना मत करो। डिसलाइक करो, सब्सक्राइब भी मत करो। हाँ, लेकिन रोज़ वीडियो डलेगा। भारत में जो भी घटना हुआ था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में, तो पहला ये प्रयास था जिसमें सिस्टमेटिक अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड लिखा। किसने? कल्हड़ की राज तड़ंगी में। दूसरा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ। जब बात आती है अपना सिंध वाला जो क्षेत्र था अरब उरब का, उधर के भी एक छोटा सा ऐतिहासिक, क्योंकि हमारा चर्चा क्या है, भारत में जो इतिहास घटित हुई है उसमें ऐतिहासिक विवरण देख रहे हैं। ऐतिहासिक देख रहे हैं ना। धर्म ग्रंथ तो अपन कर चुके हैं, वेद पुराण रामायण वामायण दुनिया भर की जो चीज़ें वो सब अपन कर चुके हैं। अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम ऐतिहासिक जो साक्ष्य है, जो लिखा हुआ है या जो हमारे पास है, जिसका चर्चा है, कहीं न कहीं से स्रोत पता चल रहा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद हम विदेशियों के यात्राओं के बारे में पढ़ेंगे। हेनसांग वगैरह आया, या जितने भी लोग आए, है ना, वेनचांग, हेनसांग, ये सब अपन देखेंगे। तो एक और क्रम जब आता है सिंध वाले क्षेत्र में, सिंध वाले क्षेत्र में, तो सिंध में क्या हुआ था, उधर भी जाऊंगा मैं। सिंध में विजय हुआ था। किसका? सिंध विजय किए थे कौन? तो अरब के लोगों के द्वारा, अरबों के द्वारा, अरबों का सिंध विजय। मैं जाऊंगा उधर आक्रमण वाले सेक्शन में, मैं बताऊंगा इसको, ठीक है। इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिला भैया? कि भैया सिंध में विजय किए अरबों के द्वारा, अरबियंस के द्वारा। ये कहाँ से जानकारी हुआ आपको? हैं? कहाँ से हुआ? दिमाग लगाओ। आपने इतने दिन से पढ़ा है, फैक्चुअल किताबें पढ़ा है, डिटेल पढ़ा है, एनसीईआरटी पढ़ा है, तो इसकी जानकारी जो है हमें चचनामा से होती है। कहाँ से होती है? चचनामा से होती है। और चचनामा जो है वो सिंध के अरब विजय के बारे में चर्चा है। और चचनामा के जो लेखक हैं, किसी ने तो लिखा होगा चचनामा, वो लेखक है अली अहमद साहब, जो थे चचनामा के लेखक हैं। तो ये हमारा यहाँ पे ऐतिहासिक विवरण जो है यहीं पे ख़त्म होता है। कल हम लोग देखेंगे प्राचीन भारत के स्रोत को जानने के लिए विदेशियों का जो कहना चाहिए कि यात्रा वृत्तांत है, जहाँ जहाँ से भी चीन के आए, अरब के आए, दुनिया भर के जितने भी लोग यहाँ पे आए थे, कल अपन उसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ जितना मेहनत मैंने किया है ये पूरा कंटेंट आप लोगों के पास पहुँचाओ। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप लोगों को मेरा टीचिंग स्किल पसंद आ रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आ रहा है, तो आप जाके प्ले लिस्ट में ये सब वीडियो देखिए, सबको शेयर कीजिए। और दूसरी बात, मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली छत्तीसगढ़ के जितने भी पेपर हैं, अब हर साल भी ये चीज़ मैं एक्शन लूँगा आप लोगों के लिए। छत्तीसगढ़ के जितने भी पेपर हैं, चाहे प्री हो, चाहे व्यापम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे एडीए हो, एबीए हो, हॉस्टल अधीक्षक हो, आरआई हो, एसआई हो, उसमें जो आर्थिक सर्वे का क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप लोगों के लिए बुक का संकलन मैंने चालू कर दिया है इकोनॉमिक सर्वे के लिए। दूसरी बात,
सरकारी जो किताब है उसमें भी कुछ त्रुटियां हैं, मैं उसको संशोधन कर रहा हूं। और 400 पेज में जो है उसको मैं लगभग 30 पेज में बना करके एकदम टू द पॉइंट बुलेटिन इशू में आपके सामने सारी घटनाओं को पेश करूंगा। पूर्व में आए क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से रखूंगा, ताकि आप पुराने पैटर्न भी समझो, सारे डेटा भी समझो और आपको सारा जानकारी हो सके। एक एकदम क्विक रिवीजन करो, क्विक रिव्यू करो। ठीक है, देखो 18 पुराण थे, 5 वंशावली है, मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण, भागवत। मत्स्य में, वायु में, विष्णु पुराण में, ब्राह्मण पुराण में, भागवत पुराण में, ये हो गया। मैत्रायणी संहिता से भी पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी। जो 3 बुराई उस समय था, पहला में जुआ था, है ना, उसके बाद में जो दूसरा था वो शराब था, तीसरा में नारी। उसके बाद में जब हमको उस समय ये भी पता चलता है कि भाई अर्धांगिनी कह करके शतपथ ब्राह्मण में उनको सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात, जो सबसे पुराना और प्रमाणिक जो स्मृति है कौन सी है? मनुस्मृति है। इससे हमको शुंग वंश की जानकारी मिलती है। शुंग वंश के पुरोहित या पूजा पाठ करने वाले पतंजलि महर्षि थे, जिन्होंने महाभाष्य की रचना किया, है ना। ये बात, जातक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध के पुनर्जन्म के बारे में जानकारी मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू CGPSC, व्यापम, रेलवे, बैंक, जितने भी हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक, जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों के बारे में मैं 4वां आश्रम बताऊंगा। वानप्रस्थ गृहस्थ वाला जो कॉन्सेप्ट है, 4 आश्रम के बारे में चर्चा करूंगा। आश्रम मतलब जो कर्तव्य था, इतने उम्र में इतना ये करो, इतना करो, ये जब बताऊंगा। जैन धर्म जो है उसका जो ग्रंथ है आगम कहते हैं, कल्पसूत्र है, और कल्पसूत्र में जैनों के प्राचीन इतिहास के बारे में चर्चा होता है, पता चलता है। जैसे बुद्ध के प्राचीन पुनर्जन्म के बारे में पता चला, ठीक उसी तरह से भगवान महावीर जी के भगवती सूत्र में उनके जीवन के जितने भी कृत्य हैं, सारे सकारात्मक कृत्यों का चर्चा किया गया है। ठीक है, उसी तरीके से जब हम बात करते हैं चाणक्य के बारे में, चाणक्य क्या लगाता था भैया? आप भी तो लगाए हो ना, अभी आप लोग फेयर एंड हैंडसम वाले हो। चाणक्य वी को लगाता था, ठीक है, तो वी से विष्णुगुप्त, को से कौटिल्य। चाणक्य क्या लगाता था? तो वी को लगाता था, वी फॉर विष्णुगुप्त, के से कौटिल्य। 3 नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। 3 नाम याद रखना भाई। पूछता है इनमें से कौन सा नाम जो है चाणक्य था। फिर अर्थशास्त्र का रचना किया जो राजनीति से संबंधित था, किसके? मौर्यकालीन इतिहास के अनुवादक थे श्याम शास्त्री साहब। और दूसरा जो जानकारी हमको मिलता है मौर्य काल का अर्थशास्त्र के अलावा, वो क्या था? पाणिनि का अष्टाध्याय। मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। सबसे बड़ी बात है जो एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है, प्रथम संस्कृत व्याकरण ग्रंथ कौन था? तो प्रथम संस्कृत व्याकरण जो है आपको पाणिनि का अष्टाध्याय याद रखना है। और ऐतिहासिक क्रमबद्ध अध्ययन के लिए कल्हड़ ने जो प्रयास किया था, राजतरंगी था। सिंध विजय के बारे में भी हमको पता चलता है। अरबों का चचनामे में लेखक जो है अली अहमद साहब थे। ठीक है, मैं सब्सक्राइब शेयर के लिए नहीं कहूँगा, आप सब जानते हैं मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ ये सारा मेहनत आपका काम आ सके यार। आप पीछे बस मत हटिए। मैं अगर एफर्ट दे रहा हूँ तो आप एफर्ट दीजिए, मुझ पे भरोसा कीजिए, अपने मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेरे कंटेंट पे भरोसा कीजिए। अगर कहीं पे भी दिक्कत होता है स्क्रीनशॉट मारिए और इस विथ ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, जो वीडियो मैं बना रहा हूँ अभी तो आपको समझ आ जाएगा पूरे स्किल से, मेरे को भरोसा है पूरा अपने आप के टीचिंग स्किल पे। 7 साल का एक्सपीरियंस है। रेलवे CBT 1 दिया, CBT 2 दिया, 4 मेंस दिया, 7 साल से पढ़ाया, फिर उसके बाद विभिन्न पेपर दिया, बहुत सारे एग्ज़ाम लिखा, और उसके बाद में एक छात्र होकर के तैयारी किया। ज़िंदगी भर तैयारी करूँगा। इकोनॉमिक सर्वे का किताब लिख रहा हूँ। सब किसके लिए है? आप लोगों के लिए तो है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आप अभी देखो, एक बार रात को सोने के पहले देखो, एक बार आप 1 सप्ताह बाद देखो। बस यही क्रम में मेरे सारे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देखो। यू विल गेट टोटली अ कॉस्ट बेनिफिट, 0 कॉस्ट बेनिफिट आपको यहाँ से मिलेगा। लगाना कुछ नहीं, कमाना बहुत कुछ है। एक बात याद रखना कि टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। आप पढ़ा के भी सीखते हैं और कमाते हैं, आप पढ़ के भी सीखते हैं और कमाते हैं। बेहतर है कि आपको मैं पढ़ा दे रहा हूँ तो आप क्या करो, सीख लो और कमाना शुरू करो। पढ़ोगे तो कोचिंग खोल सकते हो, कुछ बुक लिख सकते हो, कहीं जाके आप पढ़ा सकते हो। अरे कुछ नहीं तो इतना तो बौद्धिक विकास होगा कि आप 4 के सामने ऑथेंटिक डाटा के साथ बात कर सकते हो। ठीक है, तो माधव पहल एकेडमी में दीपक श्रीवास, मैं फिर से आप लोगों को यही कहूँगा, सबको शेयर करो, सब तक एजुकेशन पहुँचाओ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और हाँ, अभी तक आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, सारे स्टूडेंट को। 10 ऐसे स्टूडेंट हैं जो हर दिन मुझे सपोर्ट करते हैं, जिनका स्टेटस में दिन भर मुझे दिखता है।
दिन भर मेरे वीडियो डालेंगे, मेरा फेसबुक में डालेंगे, व्हाट्सएप में डालेंगे। वो इतने अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं ताकि हर गरीबों को, हर मिडिल क्लास को, हर किसी को एजुकेशन मिले। मैं चाहता हूँ यार आप भी उस 10 के ऊपर अपना संख्या बढ़ाओ और आप भी मुझे सपोर्ट करो। क्यों? फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना मेहनत कर रहा हूँ तो सब तक पहुँचे, बस मेरा यही है। सारे स्टूडेंट्स को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे इस मुकाम पे खड़ा किया कि मैं आप लोगों के लिए ये कर पाऊँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।